हम क्या करेंगे, समय की बाउंडेशन को ना मानकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ये टेंशन नहीं लेना है, लेकिन बस आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इससे पहले भी हमने मूल अधिकार आपको पढ़ाए थे, लेकिन वो टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाए थे। आज हम क्या कर रहे हैं कि एक ही वीडियो में सारे के सारे मूल अधिकार 12 से अनुच्छेद 35 तक सारा कंबाइन करेंगे और आपको एक एक मूल अधिकार को बहुत विस्तार के साथ समझाएंगे। इसके साथ साथ आपको याद भी होता चले जाए और एग्जाम की दृष्टि से आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं मूल अधिकार। क्या मूल अधिकार? मूल अधिकार, इसे मौलिक अधिकार के नाम से भी जाना जाता है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, ठीक है। ये संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 12 से 65, अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है। और ये मूल अधिकार है जो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, जिसे फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये मूल अधिकार जो क्या होते हैं, नैसर्गिक होते हैं। नैसर्गिक का मतलब होता है कि जन्म से प्राप्त, कि कोई भी व्यक्ति से यदि वो भारत में जन्म लेता है, ठीक है, यदि उसके माँ बाप कोई भारतीय हैं और कोई बच्चा भारत में जन्म लेता है तो उसको ये अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं जन्म से ही। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार। मतलब कुल मिला के हमारे जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में मुख्य रूप से 7 मूल अधिकार थे, लेकिन आज वर्तमान में जिनकी संख्या है वो 6 है। तो आइए स्टार्ट करेंगे, एक एक को समझेंगे। हम इस समय जो पढ़ेंगे तो 7 के 7 पढ़ेंगे, क्योंकि आपको ये जानकर मतलब थोड़ा सही लगेगा कि हाँ कौन सा मूल अधिकार है और किस वजह से उसे हटाया गया है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तो समझते हैं। इधर हम लिखेंगे अनुच्छेद, क्या अनुच्छेद, अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में है मूल अधिकार की परिभाषा, कि मूल अधिकार की परिभाषा, मूल अधिकार की परिभाषा, कि मूल अधिकार की परिभाषा कि किस टाइप के मूल अधिकार होंगे और किन लोगों को ये मूल अधिकार दिए जाएंगे, ठीक है। तो मूल अधिकार जैसे आपके लिए स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, समानता का अधिकार है, ठीक है। तो आपका कोई भी मूल अधिकार है उसकी एक बाउंड्री सीमा है, मतलब एक लाइन है जिससे आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कहने का मतलब है कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 के तहत आपको बताता है कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। तो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है कि आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो विचार व्यक्त करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी बोलें, जो आपको समझ में आ रहा है आप बोलने लगें, ठीक है। तो अभिव्यक्ति का मतलब है कि आपको तर्क करना है, कुतर्क नहीं करना है। आपको दिख रहा है हाँ ये गलत है, ठीक है, और ये मतलब मुझे ऐसा बोलना चाहिए, तो आप एक लिमिट में, एक बाउंड्री लाइन में बोल सकते हैं, ऐसा नहीं जो मन में आ गया बोले। तो उसके लिए अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि उन अधिकारों का अल्पीकरण, कि आपके मूल अधिकार हैं लेकिन उनका क्या है, अल्पीकरण कर दिया गया। अल्पीकरण 2 तरीके से होगा, ठीक है। एक तो होगा राज्य के स्तर पे, एक होगा व्यक्ति के स्तर पर। व्यक्ति के स्तर पे क्या होगा कि व्यक्ति के कुछ मौलिक अधिकार होंगे, वो कैसे होंगे, सीमित होंगे। और राज्य के लिए कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाना है जो हमारे मौलिक अधिकारों को हनन करे, जो हमारे मौलिक अधिकारों को रोके। राज्य के लिए मतलब अल्पीकरण अनुच्छेद 13 में कहता है कि राज्य के लिए कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाना है जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करे। और व्यक्ति के लिए ये कहता है कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो कैसे हैं, सीमित हैं, ऐसे नहीं कि असीमित हैं। आप जैसे आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन वो स्वतंत्रता का अधिकार वहाँ तक है जहाँ तक आप किसी दूसरी स्वतंत्रता में बाधक नहीं बन रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही वो राज्य से कहता है कि राज्य के लिए, और मूल अधिकारों का रक्षक कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट। हमारे जो मूल अधिकार हैं, यदि किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, अनुच्छेद 32 के तहत। आगे पढ़ेंगे आप, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। आप यहाँ सीधे जा सकते हैं, ठीक है, जो आपके नज़दीक में हो। यदि आप पता चला केरल में रह रहे हैं तो केरल से सुप्रीम कोर्ट जाने में आपको बहुत समय लगेगा, काफ़ी दूर भी है, तो वहाँ आप कहाँ जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आएगा कि अनुच्छेद 12 में कहता है मूल अधिकार की परिभाषा दी हुई, अनुच्छेद 13 में कहता है मूल अधिकारों का अल्पीकरण, ठीक है, व्यक्ति के स्तर पर और राज्य के स्तर पर। व्यक्ति के लिए कि आपके मूल अधिकार हैं लेकिन एक दायरे में हैं, एक सीमित हैं, ऐसा नहीं आप असीमित मान के चलेंगे हम कुछ भी करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपका राज्य के लिए वो निर्देश देता है कि आप ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जिससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं 14, अब देखेंगे अनुच्छेद 14, संविधान का अनुच्छेद 14, अनुच्छेद
सबसे पहले देखते हैं समानता का अधिकार। क्या? समानता का अधिकार। समानता, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, इसका जिक्र किया है संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। यहाँ हम लिख देते हैं अनुच्छेद, ठीक है, और यहाँ डाल देते हैं क्रमांक। जैसे अनुच्छेद 14 में कहता है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता से मतलब है कि भारत में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे भारत का व्यक्ति हो, चाहे देसी नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, सबके लिए विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति कैसा होगा? समान होगा। समानता का मतलब यहाँ पे इससे है कि कानून की नज़र में, मतलब आप चौधरी हैं अपने लिए हैं, आप ठाकुर हैं अपने लिए हैं, आप बहुत बड़े पैसे वाले हैं अपने लिए, यहाँ तक कि आप किसी भी संवैधानिक पद पर यदि तैनात हैं, फिर भी आपके लिए क्या है? विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के प्रति जाके आप समान ही होगे। कैसे होगे? समान ही होगे। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में कहता है जाति, जाति, धर्म, लिंग, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर समानता। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर क्या? समानता, समानता। ठीक है, आपके साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि आपकी ये जाति है, कि आपका ये धर्म है, आपका ये लिंग है, या आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। जाति, आप जाति क्या होती है? जाति मतलब आज हमारे देश में संविधान में जाति को तो सब प्रतीक समझ रहा होगा कि जाति है, क्योंकि क्या है? जो धर्म है हमारे देश में, राजनीति किस चीज़ पे होती है? धर्म पर और जाति को लेके। ठीक है, कि ठाकुर हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय, जो भी लगाते हैं। ठीक है, और भाई कुछ जातियों को ऊंची नज़र से देखा जाता है, कुछ को नीची नज़र से देखा जाता है, लेकिन जो संविधान क्या कहता है कि प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक लिंग, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन संविधान उसे कैसे देखता है? समानता की नज़र से देखता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन। क्या कहता है? लोक नियोजन। लोक नियोजन, लोक नियोजन का मतलब होता है कि सरकारी सेवाओं में सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। मतलब सरकारी सेवाओं में सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ में क्या नहीं करेगी? भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, सबके लिए समान अधिकार होंगे। ठीक है, और अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत से मतलब होता है छुआछूत। ठीक है, छुआछूत का अंत कर दिया गया है। ठीक है, हमारे संविधान में क्या है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई बिरादरी का हो, कोई कास्ट का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्या है? छुआछूत का अंत कर दिया गया। यदि आप किसी व्यक्ति के साथ में छुआछूत की भावना रखते हैं, ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाके आपके खिलाफ में FIR दर्ज करा सकता है। तो संविधान में कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति कैसा है? समान है। ठीक है, अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, कि उपाधियों का अंत कर दिया गया है, लेकिन कुछ चीज़ों में उपाधियां रह गई हैं। जैसे कोई सरकारी सेवाएं हैं, जैसे कोई प्रधानाध्यापक है तो उसकी उपाधि है प्रधानाध्यापक की, या कोई मतलब किसी देश से सम्मानित कर दिया, जैसे पद्म भूषण की किसी को उपाधि दे दी गई है, तो वो क्या है? उसकी उपाधि सरकारी उपाधि। जैसे आप ऐसी उपाधि नहीं रह सकते हैं, जैसे कोई कहे पहले चौधरी, आप चौधरी हैं, आप जमींदार हैं, आप ऐसे, मतलब ऐसी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 18 में समानता दर्शाता है आपको कि 14 में विधि के समक्ष समानता, कानून के प्रति प्रत्येक व्यक्ति समान होगा, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर समानता, और 16 में कहता है लोक नियोजन मतलब सरकारी सेवाओं में समानता, 17 में कहता है अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, और 18 में कहता है कि उपाधियों का अंत कर दिया गया। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार संख्या 2, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। तो यहाँ हम डाल लेते हैं क्रमांक अनुच्छेद और नीचे डाल लेंगे क्रमांक अनुच्छेद, और यहाँ 19, 20, 21, 21 का और 22। ठीक है, 19 में कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 19 में कहता है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से मतलब है आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं,
आप यदि आपके कोई अकेले में सुनने को तैयार नहीं है, आप सभा बना के विचार रख सकते हैं, जैसे लोग सभा बनाते हैं लेकिन शांतिपूर्वक ढंग से, ठीक है। आप कहीं पूरे भारत में कहीं टहल सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, ठीक है। आपको कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप पूरे भारत में कहीं भी जाके आप रोज़गार कर सकते हैं, ठीक है। आप रोज़गार तलाश कर सकते हैं, आप घर बना कर रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, यदि आपको घूमने की आज़ादी है तो क्या कि आप किसी घर में घुस जाएंगे जाके, ठीक है। आपको रहने की आज़ादी, आप किसी घर में रहने लगेंगे जाके, ऐसा नहीं है। तो वहीं पे क्या कहता है, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत उन अधिकारों का कर दिया गया, अल्पीकरण कर दिया गया है। तो उम्मीद है आपको ये अभिव्यक्ति स्वतंत्रता समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अनुच्छेद 20 में कहता है अपराध के 2 सिद्धि स्वतंत्रता, ये अपराध से संबंधित है। अपराध के 2 सिद्धि स्वतंत्रता, 2 सिद्धि की स्वतंत्रता। कहने का मतलब है कि एक अपराध के लिए आपको केवल एक ही बार सजा दी जाएगी, कि एक अपराध के लिए आपको केवल एक ही बार सजा का प्रावधान किया गया। दूसरी बात यह है इसमें क्या है कि मतलब जिस समय आपने जो अपराध किया है उस समय जो सजा का प्रावधान है वही अपराध आपको दिया जाएगा। तीसरी बात है कि आपके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, कि आपको कबूल नहीं करवाया जाएगा कि हमने ये अपराध किया है, आप मान लो हाँ हमने ये अपराध किया, आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। तो उम्मीद है आपको 19 और 20 समझ में आ गए। 21 में कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसी में आपका निजता, दैहिक स्वतंत्रता, इसी में आपका निजता का अधिकार सम्मानित हो जाता है, ठीक है। कि आपकी गोपनीयता, ठीक है, आपकी कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं उनको उजागर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जिसे हम कहते हैं जीवन का अधिकार के रूप में मानते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 21 का में कहता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है संविधान का 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, ठीक है। तो ये आपका मूल अधिकार बन गया है। सरकार, आपने देखा होगा कि जो कक्षा 6 मतलब कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया है, कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 1 से लेकर 8 तक बच्चा पढ़ेगा अगर सरकारी विद्यालय में, तो उस पर कोई भी फीस या कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, आप लिख सकते हैं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ठीक है। और 22 में कहता है गिरफ्तारी के संबंध में, यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो गिरफ्तारी के संबंध में उसे प्रावधान है, ठीक है। इसमें 3 तरह की है। सबसे पहले क्या है कि आप कारण पूछ सकते हैं, यदि कोई सिपाही है या कोई दरोगा है आपके लिए पकड़ने आता है किसी जुल्म में, तो सबसे पहले आप उससे कारण पूछ सकते हैं कि मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा है कि 24 घंटे के अंदर आपको नज़दीक के थाने, मतलब नज़दीक में आपका जो भी मजिस्ट्रेट है उसके सामने आपको ले जाके पेश किया जाएगा, ठीक है। और इसमें तीसरी बात है कि आप कानूनी सलाह लेने के लिए बाध्य हैं। आप कोई भी कानूनी सलाह, चाहे छोटा वकील या बड़ा वकील, आप जैसा आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप वकील रख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है इतना आपको स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, अपराध के 2 सिद्धि स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 6 से 14 वर्ष की निःशुल्क शिक्षा का अधिकार और गिरफ्तारी के संबंध में, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई आपका शोषण नहीं कर सकता। अनुच्छेद जिक्र है 23 और 24 में, 23 और 24 में इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 23 में क्या कहता है, बलात् श्रम, बेगारी, बंधुआ मजदूरी पर रोक। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत कोई आपसे नाजायज कार्य नहीं करा सकता है, हद से ज़्यादा काम नहीं करा सकता, कोई ऐसे कार्य में ना लगा सकता है जहां कार्य के प्रति आपकी सुरक्षा ना हो, ठीक है। बेगारी मतलब ऐसा कि आपको बिना पैसे दिए काम करा रहा हो, ऐसा कोई नहीं करा सकता है। बंधुआ मजदूरी, आपको बंधुआ मजदूरी के रूप में अपने पास
काम पर नहीं रख सकता है। तो ये सरकार ने इस चीज़ पे रोक लगा दी। यदि आपको ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो आप अनुच्छेद 32 के सहारा लेके आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसकी शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 24 कहता है 14 साल से कम उम्र के बच्चे पे, मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से आप खतरनाक काम नहीं करा सकते। मतलब खतरनाक कार्य नहीं करा सकते हैं, खतरनाक कार्य नहीं करा सकते हैं, जैसे मीलों में या खनन में, ठीक है। तो अनुच्छेद 23 कहता है बलात्, श्रम, बेगारी, बंधुआ मजदूरी पर रोक लगा दी। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से आप कोई भी खतरनाक कार्य नहीं करा सकते, जैसे मील में, किसी फैक्ट्री में, ठीक है। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम बताएंगे आपके लिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमारा अनुच्छेद 25 से 28 में जिक्र किया गया है, 25 से 28 में, ठीक है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 25। तो अनुच्छेद 25 में कहता है कि आप किसी भी धर्म को मनाने के लिए, उसके प्रति वैसा आचरण करने के लिए आप कैसे हैं, स्वतंत्र है। क्यों, हमारा राष्ट्र कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। धर्म किसका होगा, धर्म व्यक्ति का होगा। आप जिस भी धर्म में जाना चाहें आप वहाँ निसंकोच जा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ समझने की बात है कि हमारे यहाँ पे कुछ धर्मगुरु ऐसे होते हैं जो अपनी धर्म की तो तारीफ़ करते हैं और दूसरे की धर्म की क्या करते हैं, बुराइयाँ करते हैं, आलोचनाएं करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपका धर्म बेहतर है तो आप अपने धर्म तक सीमित रहें, ठीक है। यदि आपका धर्म अच्छा होगा, उसमें संस्कार अच्छे होंगे, तो लोग खुद ब खुद आपके धर्म के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग क्या आते हैं, अपने धर्म की बड़ाइयाँ करते रहते हैं कि हमारा धर्म, अपनी तो गुणवत्ताएँ बताते रहते हैं लेकिन अपनी कमियाँ नहीं बताते हैं। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसी कोई वस्तु ऐसा नहीं है कि जिसमें 100 का 100% उसमें सही हो। मतलब अपने आप में कोई भी व्यक्ति या कोई वस्तु पूर्ण परफेक्ट नहीं होती। जैसे किसी चीज़ से लाभ है तो उससे हानियाँ भी होती हैं। ऐसी कोई धर्म है तो 100 में 100% ऐसा तो है नहीं कि किसी धर्म में कुरीतियाँ ना हो। हर धर्म में कुछ ना कुछ कुरीतियाँ जरूर होती हैं, ठीक है। पहले तो धर्म का मतलब होता है धारण करना। धर्म में कोई कमियाँ नहीं होती, बरसते किस्म होती हैं, संप्रदाय में होती हैं। क्या होती हैं, कुछ लोग संप्रदाय को मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको समझना है कि अनुच्छेद 25 में कहता है कि आप धार्मिक रूप से स्वतंत्र होंगे, आपकी जो इच्छा है उस धर्म में आप जा सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी भी धर्म को मानने, किसी भी धर्म को मानने आचरण करने की स्वतंत्रता 26 कहता है सामूहिक रूप से। कैसे, सामूहिक रूप से किसी भी धर्म को मनाने की आज़ादी, मनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक स्थल पर रखा धन, धार्मिक स्थल पर रखा धन कर मुक्त होगा। कैसा होगा, कर मुक्त होगा। और अनुच्छेद 28 में कहता है, अनुच्छेद सरकारी संस्थान पर आप धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं।
तो आइए पहले समझते हैं, ठीक है। तो 25 में कहता है किसी भी धर्म को मनाने आचरण करने की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को मना सकते हैं, किसी धर्म का आचरण कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा सरदार लोगों में पगड़ी बांधते हैं, ठीक है, या मोहम्मदन लोगों में आपने टोपी लगाए हुए देखे हुए, या हिंदू धर्म में आपको टीका लगाए देखे हुए, ऐसा होता है, ठीक है। आप ये रोक टोक नहीं है कि आप उस धर्म का प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं। और 26 में कहता है समूह के रूप में किसी भी धर्म को आप मना सकते हैं। आपने देखा होगा लोग जगराता मनाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा लोग कव्वाली मनाते हैं, लोग कव्वाली वगैरह है, या फिर नमाज तुमने पढ़ते हुए लोग देखे होंगे साथ साथ में। आप सामूहिक रूप से किसी भी धर्म को मना सकते हैं, ये हमारे अनुच्छेद 26 में कहता है। 27 में कहता है कि धार्मिक स्थल पर कोई भी यदि धन रखा है, ठीक है, या वहाँ पे जो भी चढ़ाने के में लोग चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, या कुछ लोग दान में कुछ दे देते हैं, वहाँ पे अगर कोई भी पैसा है तो वो कैसा है, टैक्स मुक्त होगा, मतलब उस पर कर नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और 28 में कहता है कि कोई भी सरकारी संस्थान है, जैसे आपने स्कूल तो देखा होगा, स्कूल में आपने हमेशा कोई धार्मिक जब भी त्यौहार आएगा तो उसकी पहले छुट्टी बता दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा प्राइवेट संस्था है तो उसमें आपने देखा होगा थोड़ा बहुत बच्चे खेल मतलब त्यौहार के रूप में थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन आपने कोई भी सरकारी संस्थान में ऐसा नहीं देखा होगा जहाँ कि कोई धार्मिक त्यौहार उसमें मनाया जाए। तो आपको उम्मीद है इतना समझ में आ गया। 25 में किसी भी धर्म को मनाने की या उसका आचरण करने की स्वतंत्रता। 26 में कहता है समूह के रूप में आप मना सकते हैं। 27 में कहता है धार्मिक स्थल पर रखा धन कर मुक्त होगा, ठीक है। और 28 में कहता है किसी भी सरकारी संस्थान पर आप धार्मिक त्यौहार या धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे अनुच्छेद शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार। शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार ये विशेष तौर से अल्पसंख्यकों के हितों में है, केवल किसके लिए, अल्पसंख्यकों के। शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार, शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। तो 29 में क्या कहता है, 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, और 30 में कहता है अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी अधिकार, के शिक्षा संबंधी अधिकार। तो शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार विशेष तौर से जो हमारा मूल अधिकार है वो अल्पसंख्यकों के लिए है केवल। तो अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, अल्पसंख्यक दो स्तर से होते हैं, एक संख्या की दृष्टि से और एक भाषा की दृष्टि से। जैसे अब हमारे यहाँ पे हिंदी बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, और वहाँ पे मान लो उर्दू बोलने वाले बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिंदी बोलते हैं वो क्या कहलाएंगे, वो बहुसंख्या कहलाएंगे, और जो उर्दू लोग बोलने वाले लोग हैं वो क्या कहलाएंगे, वो अल्पसंख्या कहलाएंगे। ऐसे ही धर्म के आधार पे होते हैं। कैसे होते हैं, धर्म के आधार पे, कि जहाँ जिस धर्म को मनाने वाले या मानने वाले लोग ज़्यादा होते हैं तो उन्हें कहते हैं बहुसंख्या, जो संख्या की दृष्टि से कम होते हैं उन्हें कहते हैं अल्पसंख्यक। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, जो संख्या की दृष्टि से कम हो, और बहुसंख्या उन्हें कहते हैं संख्या की दृष्टि से ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्या का जो है वो जो इसकी गणना की जाती है तो राज्य स्तर पे की जाती है। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरे भारत में हिंदू बहुसंख्या है, ऐसा नहीं है। कोई राज्य ऐसा है जहाँ हिंदू अल्पसंख्या है और मोहम्मदन कैसे हैं, बहुसंख्या हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जो संख्या की दृष्टि से कम होते हैं। अब 29 में कहता है अल्पसंख्यकों हितों का संरक्षण, कि अल्पसंख्यक के जो हित हैं उनका संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। जैसे वो यदि अपना विद्यालय खोलना चाहते हैं, ठीक है, अपना विद्यालय खोलना चाहते हैं, अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो उन्हें मौलिक अधिकार प्राप्त है, ठीक है। और अल्पसंख्यकों को शिक्षा संबंधी अधिकार, यदि कोई शिक्षा संस्थान ऐसा है जहाँ कोई अल्पसंख्यक बच्चा पढ़ने जाता है और उसे ऐसा लग रहा है कि हाँ उसके साथ में जो बर्ताव है वो सही नहीं हो रहा है, या खुद में असहज फील कर रहा है कि मुझे बाकी लोगों से अपने को भिन्न देखता है। तो भारत की संस्कृति ऐसी है कि हर जगह आपको अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अल्पसंख्यकों हितों का संरक्षण, और इसमें दिया है अल्पसंख्यकों को शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है।
अनुच्छेद 31, ठीक है। अनुच्छेद 31 में था हमारा संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो इसे अब क्या कर दिया गया, इसे निरस्त कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है, इसे खत्म कर दिया गया और इसे हटा के संविधान के अनुच्छेद 300 का के तहत उसे जोड़ दिया गया और इसे कानूनी अधिकार दे दिया गया। तो मौलिक अधिकार क्या होता है, किसी व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होता है और मौलिक अधिकार को सरकार आपसे नहीं छीन सकती है, ठीक है। लेकिन कानूनी अधिकार को आप ये सरकार वहाँ से आपसे छीन सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम मान लें, यदि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होता, पता चलता सरकार के लिए कुछ बनाना है, जैसे रेलवे लाइन बिछाना है, पता किसी व्यक्ति की ज़मीन रास्ते में आ गई, वो तो कहेगा मैं इसे नहीं दूंगा, मैं तो नहीं जाने दूंगा, तो सरकार को विकास कार्य करने में बहुत बाधाएं आ रही थी। इस वजह सरकार ने कहा इसे मूल्य अधिकार से हटा के इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। लेकिन अब सरकार उसे कानूनी अधिकार है, उसे भूमि अधिकार तो कर सकती है, लेकिन उसे क्या मुआवजा देने के बाद, आपने देखा होगा जैसे हाईवे वगैरह पड़ते हैं, किसी की ज़मीन उसके रास्ते में आ गई तो सरकार क्या देती है, उसे दूना तीगुना मतलब 4 से 5 गुना तक उसे मुआवजा दे देती है कि यदि हम आपकी ज़मीन लेंगे तो उसके बदले में आपको क्या देंगे, पैसा देंगे। और आप सोचकर देख लीजिए, ये हमारा अगर मूल अधिकार होता तो क्या होता, अगर मूल अधिकार होता तो कोई व्यक्ति तुरंत दौड़ के चला जाता सुप्रीम कोर्ट की, हुजूर मेरा मूल अधिकार मुझसे छीना जा रहा है। तो उम्मीद है 31 आपको समझ में आ गया होगा। संविधान का अनुच्छेद 32 कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि यदि आपका कोई 32 अनुच्छेद 32 कहता है, अनुच्छेद अनुच्छेद 32 कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 32 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यदि आपका कोई भी मूल अधिकार का हनन हो रहा है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार, ठीक है, यदि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी अधिकार का आपका हनन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो और कहते हैं कि साहब हमारा मूल अधिकार खतरे में। तो इतना तो आपको आना चाहिए कि अगर यदि आप देश के जिम्मेदार नागरिक हैं तो कम से कम आपको अपने मूल अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए अनुच्छेद, हमने 12 से लेकर 32 तक पढ़ा दिया। अब 33, 34, 35 उसे भी समझ लेते हैं, ठीक है, और इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो संविधान का अनुच्छेद 33, संविधान का अनुच्छेद 33 कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, अनुच्छेद 33 कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद कुछ लोगों के मूल अधिकार को रोक देती है, मतलब कुछ लोगों के मूल अधिकार को रोक देती है। जैसे किस किस का मूल अधिकार रोक दिया जाएगा, जैसे सेना का, मीडिया का, गुप्तचरों के मूल अधिकार को सरकार क्या कर देती है, रोक सकती है। मतलब अनुच्छेद 33 के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में जैसे सेना के मौलिक अधिकार को सरकार रोक देगी, संसद रोक देगी, ठीक है, और मीडिया के अधिकारों को सरकार रोक सकती है, ठीक है। और तीसरी चीज़ है मतलब गुप्तचर, जो गुप्तचर काम करते हैं उन्हें सरकार रोक सकती है, ठीक है, उनके अधिकारों को सरकार रोक सकती है। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया। और अनुच्छेद 33 मतलब 34 में क्या कहता है कि यदि जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो जाए, जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ मतलब होता है, मार्शल लॉ मतलब सेना का, सही है, सेना का कानून, सेना का कानून, यदि किसी क्षेत्र में सेना का कानून लागू हो गया, ठीक है, तो उस क्षेत्र में सेना क्या करेगी, कुछ लोगों के मौलिक अधिकारों को रोक देगी। केवल 2 अधिकार है, उसे आपका निरस्त नहीं कर सकती, अनुच्छेद 20 और 21। बाकी आपके मूल अधिकारों क्या कर देगी, सीमित कर देगी, ठीक है। और अनुच्छेद 35 में क्या कहता है, अनुच्छेद 35 में कहता है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में कोई भी कानून बनाने का अधिकार केवल किसके पास है, संसद के लिए, ठीक है। कोई भी आपका अधिकार को संसद जोड़ सकती है, संसद आपके अधिकारों को कुछ समय के लिए रोक भी सकती है। यदि मूल अधिकार संबंध में कोई भी यदि कानून बनेगा तो ये अधिकार किसके पास है, केवल संसद के पास। तो उम्मीद है आपको ये मूल अधिकार का चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक सारे के सारे अनुच्छेद बताने का प्रयास किया और जितना कोशिश थी उतना हमने बताया आपके लिए। और यदि आपको इसे अच्छे समझना है तो आप कहीं पे मतलब कोई किताब ले लें और वहाँ से पढ़ने का प्रयास करें। आपको उम्मीद है आपका पूरे के पूरे सारे के सारे डाउट जो है आपके वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप मुझे इजाज़त दें। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।